हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं कॉप 16 के बारे में, जिसका रिसेंटली जो मीटिंग है वो ऑनगोइंग है काले कोलंबिया में। क्या कुछ खास है इस कॉप के मीटिंग में, क्या डिस्कशन किया गया है, कौन कौन से मेजर एरिया ऑफ कंसर्न रहे हैं, इन तमाम बातों का आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो आवर टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज एट कॉप 16। कि इस बार का जो कॉप का मीटिंग हो रहा है उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि क्लाइमेट चेंज पे फोकस किया जा रहा है। पहले ऐसा होता था, जनरली जो भी क्लाइमेट समिट होते थे उसमें बायोडाइवर्सिटी लॉस और क्लाइमेट चेंज दोनों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखा जाता था। अब जो क्लाइमेट की मीटिंग्स हो रही है, स्पेशली जो कॉप का मीटिंग चल रहा है, उसमें बायोडाइवर्सिटी लॉस और क्लाइमेट चेंज दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे देखा जा रहा है, सेम प्लेटफॉर्म से उसे डिस्कस किया जा रहा है। कैसे क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी लॉस का कारण बनता है, कैसे ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर क्लाइमेट चेंज इंक्रीज करेगा तो बायोडाइवर्सिटी लॉस भी अधिक होगा। इन तमाम बातों को आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो रिसेंटली एज द वर्ल्ड ग्रैपल्स विथ द ट्विन क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज and simultaneously the biodiversity loss, global conference like the UN Biodiversity Conference COP16 scheduled in Cali, Colombia are gaining significance. That's why ये बहुत ज़्यादा और अधिक significance हो गया है, क्योंकि दोनों चीज़ को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन किया जा रहा है। COP16 focuses on protecting biodiversity, restoring ecosystem and ensuring fair distribution, the Nagoya Protocol of the benefits derived from the world biological resource. And this meeting comes after the famous COP15 meeting, which is end with the declaration of Cunningham-Montreal Global Biodiversity Framework 2022, which set ambitious targets for the COP member countries by 2030. और ये क्या टारगेट्स थे ये हम देखेंगे अब आगे। सो कनिंगम मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ये तब डिसाइड हुआ था जब 2022 में COP15 का मीटिंग चल रहा था। It established 4 major goals and 23 specific targets to be achieved by 2030, and one of the most important is 30 by 30 target, which aims to conserve 30% of the world's lands and oceans by 2030, particularly focusing on the biodiversity rich areas, restore 30% of degraded land or marine ecosystem by 2030। जो इसके एकदम कह सकते हैं कि फोकस्ड एरियाज थे इस कनिंगम मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के, कि 2030 तक 30% जो वर्ल्ड्स के लैंड है, ओशियन है, उसे कंजर्व करना है। स्पेशली जो बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के जोन है, साथ ही साथ जो डिग्रेडेड लैंड और मैराइन इकोसिस्टम है उन्हें भी 30% रीस्टोर करना है बाय 2030। ये मेजर एम थे इस कनिंगम मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क COP15 के दौरान जो डिसाइड किया गया था। अब हम बात करते हैं इस फ्रेमवर्क में एसेंशियलिटी की। सो दिस फ्रेमवर्क इज एन एसेंशियल स्टेप इन रिवर्सिंग द बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड रीस्टोरिंग नेचुरल इकोसिस्टम। इस फ्रेमवर्क का जो डिसीजन था कि किस तरीके से जो लॉस्ट बायोडाइवर्सिटी है उसे रिकवर किया जाए, फिर से रीस्टोर किया जाए, और इकोसिस्टम को कैसे फिर से हम नेचुरली रीस्टोर कर सकते हैं। हाउएवर द प्रोग्रेस हैज बीन स्लो। डिसाइड तो किया गया, प्रोग्रेस स्लो हुआ, और COP16 का मेजर एम यही है कि इस प्रोग्रेस जो स्लो हुआ था उसे फिर से इंटेंसिफाई करना है, फिर से एक्सेलरेट करना है एफर्ट्स को। एंड द कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान NBSAP, similarly like the Paris Agreement of nationally determined contribution. Despite the ambitious framework, only 32 countries have submitted their NBPS and more are expected to do it during the COP meeting. Interconnection between climate change and biodiversity loss, क्या कनेक्शन है? तो जैसा कि जस्ट मैंने बताया कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एज मच एज क्लाइमेट चेंज होगा उतना ही अधिक बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। तो क्लाइमेट चेंज और ये जो हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट है। सो द क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस आर डीपली इंटरविन्ड। क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेट biodiversity loss with rising temperature and erratic weather pattern leads to destroying of the ecosystem, and the loss of ecosystem in return changes deforestation and ocean warming, contributes to global warming, and again this further exacerbate the climate change। तो क्या कह सकते हैं कि एक साइकिल है कि अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा,
बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, जिसके कारण फर्दर क्लाइमेट चेंज होगा। सो दोनों को एक साथ हैंडल करना बहुत जरूरी है। दैट्स वाई COP16 का जो मीटिंग है, इस सिंगल प्लेटफॉर्म पे दोनों को डिस्कशन किया जा रहा है। ऑल्दो दिस टू क्राइसिस हैव बीन एड्रेस्ड ऑन सेपरेट tracks for decades, there is a now growing recognition for their interdependence. As a result, biodiversity and climate discussion are starting to converge, with COP16 focusing on biodiversity, while parallel efforts continue in climate change negotiation. कि अभी तक लंबे समय तक, लंबे डिकेड तक दोनों को अलग प्लेटफॉर्म पे देखा जा रहा था। इस बार जो COP का 16 का मीटिंग हो रहा है, दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किया जा रहा है। हाई सीज ट्रीटी एंड ओशियन कंजर्वेशन, जैसा कि जस्ट हमने शुरू में डिस्कस किया कि कनिंगम जो मॉन्ट्रियल जो 2022 में साइन हुआ था एफर्ट, उसमें ओशियन को, जो ओशियनिक इकोसिस्टम उसे रीस्टोर करने की बात की जा रही थी। तो जो हाई सी ट्रीटी है, मतलब सिंपली क्या है कि जो हर कंट्री के नेशनल बाउंड्रीज से अवे जो एरियाज है, हॉटस्पॉट्स के जोन है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के, उसे प्रोटेक्ट करने की, कंजर्व करने की बात की जाती है। सो अनदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट in the fight against biodiversity loss is the finalization of High Seas Treaty, also known as Biodiversity Beyond Natural Jurisdiction. This treaty aims to protect biodiversity in ocean outside of national boundaries, and the treaty calls for creation of protected area in biodiversity rich part of the high seas, the ocean, where human activities can be regulated similar to the national parks on the land. हाल क्योंकि ये जो एरियाज है वो नेशनल, हर कंट्री के नेशनल जुरिडिक्शन से परे हैं, तो यहाँ भी लेकिन ऐसा है कि कैसा सिस्टम होना चाहिए कि ह्यूमन एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाए ताकि बायोडाइवर्सिटी लॉस ना हो, क्लाइमेट चेंज का ज्यादा इफेक्ट ना दिखे। एडिशनली द ट्रीटी इंश्योर्स इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स इन द ओशियंस, जो नगोया प्रोटोकॉल का हम बात करेंगे, नगोया प्रोटोकॉल क्या है उससे रिलेटेड है। एंड दिस जेनेटिक रिसोर्स रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोब्स टू लार्ज मैराइन स्पीसीज hold immense commercial potential, especially in the fields of medicine, biotechnology and agriculture, and the High Seas Treaty ensures that these benefits are shared among all nations, not just a few members. So ये जो भी नॉलेज इससे होगा वो सारे मेंबर कंट्रीज के बीच में शेयर किए जाएंगे ताकि सारे कंट्रीज एफर्ट्स लगा सके और दोनों को डील कर सके। क्या है नगोया प्रोटोकॉल? एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो जस्ट हमने डिस्कशन किया, दिस नगोया प्रोटोकॉल हालांकि फाइनलाइज हुआ था 2010 में जब COP10 का मीटिंग हो रहा था, लेड रूल्स फॉर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, कि किसी भी चीज के एक्सप्लॉयटेशन से, R&D से जो चीजें नॉलेज गैदर हो रही हैं वो हर एक मेंबर, COP के हर एक मेंबर के बीच में शेयर किया जाएगा। दिस मैकेनिज्म इंश्योर्स दैट द बेनिफिट फ्रॉम द कमर्शियल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड fairly distributed, especially to the countries that are committed to own manage these resources. At COP16, countries are expected to discuss the sharing of the benefits from the digital genetic information of plants and organisms, so that to protect, to convey the efforts to protect these climate change. Advance in science, now all genetic sequence to be stored and shared digitally, and these sequences are highly valuable for the creation of high yield crops, मेडिसिन, मेडिकल प्लांट्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ताकि जो भी चीज़ें हैं उसे अच्छे तरीके से, इस तरीके से मैनेज किया जाए कि जो भी मेंबर कंट्रीज है, जो आज कह सकते हैं कि साइंस के फील्ड में, AI के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है, तो इन जेनेटिक रिसोर्स के, इससे रिलेटेड नॉलेज को डिजिटली शेयर किया जा सके। एंड द डिबेट सेंटर्स अराउंड how these digital sequence can be used and who gets to share in the profits, particularly indigenous population who might have originally owned these resources. So ये नगोया प्रोटोकॉल का मेजर एम है कि जो भी चीजें कह सकते हैं कि उससे अराइज होता है, उससे गेन होता है, उससे एक्सप्लॉइट किया जाता है और उससे कह सकते हैं रिसोर्सेस जो हैं वो हर एक मेंबर कंट्रीज में इक्वली शेयर होना चाहिए। आज साइंस एडवांस हो चुका है तो चीजों को डिजिटली शेयर किया जाना चाहिए। फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस कंजर्वेशन, कि सबसे बड़ा तो ये मुद्दा ये आता है कि अगर क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस को रीस्टोर करना है, उससे कह सकते हैं हैंडल करना है, तो फाइनेंस कहाँ से आएगा? तो जो ये मैकेनिज्म साइन हुआ था, लाइक इन क्लाइमेट चेंज डिस्कशन, फाइनेंस प्ले क्रिटिकल रोल इन बायोडाइवर्सिटी नेगोशिएशन। वन ऑफ द 23 टारगेट ऑफ कनिंगम मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क इज टू मोबिलाइज 200 billion per year by 2030 from all source of biodiversity conservation, and this includes 20 billion annually from developed countries to developing nation for their biodiversity efforts। कि चूंकि डेवलप्ड कंट्रीज उतना अगर एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं तो उनका ये जिम्मेदारी होगी कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को 20 बिलियन कंट्रीब्यूट करे ताकि वो डेवलपिंग कंट्रीज एफर्ट्स लगा सके फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस।
an increase in this amount to 30 billion per year by 2030. And at COP16, focus also on how countries can eliminate or repurpose harmful subsidies that negatively affect biodiversity, such as subsidies on for fossil fuels, deforestation and overfishing. कि इसको भी डिस्कस किया कि बहुत सारे कंट्रीज जो है इन चीज़ों पे भी सब्सिडीज देते हैं जो कि कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो हार्मफुल है, नेगेटिव है. The goal is to redirect the subsidies to sustainable activities and scale up the effort to 500 billion by 2030. और इस पे ये भी डिस्कशन किया जा रहा है कि जो 200 बिलियन का टारगेट था उसे 500 बिलियन का करना है by 2030 to conserve the ecosystem and biodiversity loss and handle the climate change. So ये था COP16 पे एक ब्रीफ डिस्कशन जिस पे ये चीजें मेजर चल रही है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस और क्लाइमेट चेंज को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन किया जाए और यहाँ से साथ में एफर्ट लिया जाए बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.